ये कहानी है सुरपुर नामक गांव की, जहां निमला नाम की एक महिला अपने पति दर्पण और दो पुत्र सरगम और सुरेश के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। सरगम निमला का बड़ा पुत्र था और सुरेश छोटा। दोनों का ही ब्याह हाल ही में हुआ था। सुरेश की पत्नी कविता वे बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी और दिखने में उसका रंग काला सांवला था, और सरगम की पत्नी मोनाली वे बेहद धनी परिवार की लड़की थी और वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी, इसलिए घर में उसकी इज्जत भी ज्यादा थी। ज्यादा धनी होने पर मोनाली जब भी अपने मायके जाती तो ढेर सारा सामान अपने साथ ले जाती, इसीलिए उसकी सास निमला मोनाली से बहुत खुश रहती थी। एक दिन की बात है, सवेरे पूरे परिवार वाले बैठ के नाश्ता कर रहे थे, तभी सुरेश अपनी माँ से कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं जाते जाते कविता को उसके मायके छोड़ दूंगा। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। मायके? मायके क्यों जाना है? यहाँ क्या हम इसे कांटे चुभा रहे हैं जो वो अभी मायके जाने की बात कर रही है और शादी करके इस घर में आ गई हो? अब यही बहू का सब कुछ है। पर माँ, जब से ब्याह हुआ है तब से कविता एक भी बार अपने मायके नहीं गई। अब मोनाली भाभी को ही देख लीजिए, वो तो महीने में 3 बार अपने मायके जाती है। खबरदार सुरेश, जो मेरी पत्नी के मायके जाने पर कुछ कहा तो मोनाली जब भी मायके जाती है अपने साथ ढेर सारा सामान ले आती है और उसी के सामान पर हम महीना भर अपना पेट भरते हैं, समझे? यही तो बात है ना भैया, आप लोगों के पास इतना सब होने पर भी आपके मन में हमेशा लालच रहती है। अरे मोनाली भाभी के मायके वाले भी यही कहते होंगे कि कैसे भुक्कड़ परिवार में अपनी बेटी को ब्याह दिया हमने, जो हर समय अपनी बहू के हाथों इतना सब मंगवाते हैं। अरे अगर मोनाली भाभी अपने मायके से सामान लाना बंद कर देना तो आप लोग तो उन्हें साल में 1 बार भी ना भेजे उनके मायके। हाँ बस कर सुरेश, फालतू की बकवास ना कर। माँ, हमेशा सच्चाई चुभती है। हाँ जी बस करिए ना, मुझे नहीं जाना है मायके, आप अपने काम पर चले जाइए। बहू, जब मैं चाहूंगी तभी तुम मायके जा सकती हो। अगर तुम बिना बताए या मेरी रजामंदी के बगैर अपने मायके गई तो याद रहे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाकर अपना काम कर। कविता उदास होकर घर का काम करने लग जाती है। इधर सुरेश गुस्से में अपने काम पर चला जाता है। थोड़े समय बाद सरगम और दर्पण भी अपने काम पर चले जाते हैं। आज तो पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो मैं बहू से कहकर पैरों में मालिश करवा लेती हूँ, शायद मालिश करने से मेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाए। अरे बहू, जरा इधर आना। अपनी सास की आवाज सुनकर दोनों बहू निमला के पास आते हैं। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, पता नहीं आज पैरों में क्यों इतना दर्द हो रहा है। जरा मेरे पैरों की अच्छे से मालिश कर देना ताकि मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाए। अरे बाप रे बाप, अब क्या मुझे माँ जी के पैर दबाने होंगे? नहीं नहीं, ये काम तो मैं कतई नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, कोई बहाना बनाकर ये काम इस कलौटी कविता को दे देती हूँ। अरे माँ जी, वो क्या है ना, मेरी माँ का फोन आ रहा है। वो मेरे लिए और सबके लिए विदेश से कुछ मंगवा रही है ना, तो माँ मुझे वही बता रही थी फोन पर। उतने में आपने मुझे आवाज लगा दी। अब अगर मैं आपके पैर दबाने बैठ जाऊंगी तो माँ को कैसे बताऊंगी कि क्या क्या लाना है हमारे लिए? अरे वाह वाह वाह, विदेश से सामान मंगवा रही हो। जाओ जाओ बहू, तुम अपनी माँ से ही बात करो, और ये कविता है ना, वो कर देगी मेरी पैरों की मालिश। मोनाली वहां से अपने कमरे में चली जाती है और आराम से सो जाती है। माँ जी माफ करना, पर अब तक खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और मोनाली बहन तो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती है। वो तो कोई काम करती भी नहीं।
अब अकेले मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है, तो मैं भोजन बनाकर आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ ना। अच्छा, ऐसे कहो ना कि तुम्हें मालिश करनी ही नहीं है मेरे पैरों की। ये फालतू के बहाने मत बना और चुपचाप मेरे पैरों की अच्छे से मालिश कर। बेचारी कविता मजबूर थी, क्योंकि वो गरीब थी, इसीलिए उसके ऊपर इतना जुल्म अत्याचार होता था। कहने को तो मोनाली भी उसी घर की बहू थी, पर ज्यादा धनी परिवार से होने की वजह से मोनाली के राजपाट बहुत ज्यादा थे अपने ससुराल में। कविता काफी समय तक निमला के पैर की मालिश करती है, उसके बाद फिर रसोई में आकर भोजन बनाती है। अब सब के आने का समय हो चुका था और अब तक भोजन की व्यवस्था ही नहीं हो पाई थी। ये देखकर कविता बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, इतना समय हो गया है और अब तक भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। मुझे तुरंत भोजन बनाना होगा, वरना सब लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। कविता जल्दी से सबके लिए भोजन बनाती है। तभी जल्दबाजी में कविता के हाथों से भोजन में ज्यादा नमक गिर जाता है और इस बात का पता कविता को नहीं रहता। थोड़े समय बाद सब घर आते हैं और कविता अकेली ही सबको भोजन परोसती है। इधर मोनाली अपने कमरे में सोई हुई थी। अरे कविता, मोनाली भाभी कहाँ है? जी, वो तो अपने कमरे में सवेरे से सो रही हैं। क्या सो रही हैं? ये मोनाली बहू को इस घर की कुछ परवाह है क्या नहीं? जब देखो तब अपने कमरे में सोती रहती है। अरे घर संसार की कुछ परवाह है भी या नहीं है बहू को? हाँ जी, क्या है ना, मोनाली बहू अपनी माँ से बात कर रही थी फोन पर, तो शायद बातें करते करते उसकी आंख लग गई होगी। आप भी कहाँ उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। इस घर का क्या होगा पता ही नहीं है। हे भगवान। सब लोग जैसे ही भोजन करने लगते हैं, तभी पहला निवाला खाते ही सबको भोजन में नमक लगता है। ये देखकर निमला गुस्से में आग बगुला हो जाती है और वो कविता को जोर जोर से पीटने लगती है। काली कलौटी, तेरे मायके से ले आई थी क्या इतना सारा भोजन, जो इसमें इतना नमक डाल देती है? इतने सारे खाने का सत्यानाश कर दिया तुमने। आज से पूरे 2 दिन तक तुझे अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अब यही तेरी सजा है। सब लोग निराश होकर वहां से चले जाते हैं। इधर कविता अपने कमरे में आकर रोने लगती है। इसी तरह कविता पर अपने ससुराल वालों का जुल्म होता था। अब कविता अकेले ही घर का सारा काम करती थी और मोनाली महारानी की तरह घर में राज करती थी। कविता 2 दिन तक भूखी प्यासी सारे घर का काम करती रही। भूखे प्यासे रहने की वजह से कविता की हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन कविता अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी निमला कविता के कमरे में आती है। एक काली कलूटी, क्या महारानी की तरह पसर के पड़ी है? चल उठ और पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। आज शहर वाले मेहमान अपने घर आ रहे हैं, उठ जल्दी। कविता अपनी सास की बात मानकर उठती है और पूरे घर की सफाई करने लगती है। तभी निमला मोनाली के पास जाती है और मोनाली को कपड़े धोने का काम देती है। अरे ये माँ जी ने क्या काम सौंप दिया मुझे? कपड़े धोना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? तभी मोनाली को कविता घर में सफाई करते दिखाई देती है। हाँ, चलो मैं इस काली कलोटी को ही कपड़े धोने भेज देती हूँ। मोनाली कविता के पास आती है। अरे कविता, मुझे ना जरा बाहर जाना है, तो क्या तुम सारे गंदे कपड़े धो दोगी? पर मोनाली बहन, माँ जी ने मुझे सफाई का कार्य दिया है, तो मैं वही कर रही हूँ। अरे माँ जी का तो काम ही काम देना है। तुम जरा सारे कपड़े धो दो, तब तक मैं फटाफट सफाई करके बाहर चली जाती हूँ।
मोनाली ने भोली भाली कविता को अपने झांसे में फंसा दिया था। मोनाली की बात मानकर कविता सारे गंदे कपड़े धोने लगती है और इधर मोनाली घर से बाहर चली जाती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी घर में सारे मेहमान आ जाते हैं। वो जब निमला के घर में गंदगी देखते हैं तो वो निमला को बहुत बातें सुनाते हैं। अरे रे, क्या गंदगी में रहते हो निमला बहन। आप और आपके घर में कितनी धूल है, जैसे किसी कबाड़ खाने में आ गए हो। चलो जी चलो, अगर हम एक पल और यहाँ रुके ना तो मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। मीनल निमला को बहुत खरी खोटी सुनाती है और निमला के घर से चली जाती है। अपना इतना अपमान देखकर निमला गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो कविता को जोर जोर से पीटने लगती है। काली कलौटी, आज तेरे कारण हमारा इतना अपमान हुआ। मैंने तुझे कहा था ना कि घर की अच्छे से सफाई कर देना। घर में जरा सी भी धूल नहीं दिखनी चाहिए, पर इतना कहने पर भी तुमने घर में सफाई नहीं की। माँ जी, मैं तो सफाई ही कर रही थी, पर मोनाली बहन मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं कपड़े धो लूं, वो घर की सफाई कर देगी। तो मैं कपड़े धोने चली गई थी। अब मोनाली बहन ने घर की सफाई नहीं की, तो मेरा इसमें क्या कसूर है माँ जी? अरे अरे, ये क्या बकवास किए जा रही हो कविता? मैंने तुम्हें कब कहा कि कपड़े धो दो? मैंने तो खुद अपने हाथों से सारे कपड़े धोए थे। फिर तुम माँ जी से झूठ क्यों बोल रही हो? मोनाली बहन, आप क्यों झूठ बोल रही हो? आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि सारे कपड़े तुम धो दो और मैं सफाई कर देती हूँ। माँ जी, ये सरासर झूठ बोल रही है। अपने आप को बचाने के लिए ये मुझ पर आरोप लगा रही है। कविता, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऊपर से जितनी तू काली है ना, अंदर से उससे भी ज्यादा काली है। अब तो मैं तुझे एक पल के लिए भी अपने इस घर में रहने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से, भाग। कविता निमला के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर निमला ने कविता की एक नहीं सुनी और निमला कविता को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। कविता रोते रोते अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद कविता के माता पिता अपनी बिटिया के आंसू देखकर सदा के लिए कविता को अपने पास ही रख लेते हैं। इधर कविता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मोनाली के ऊपर आ जाती है। मोनाली सारा दिन घर का काम करते करते बहुत थक जाती है। उसे एक पल के लिए भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। ये देखकर मोनाली भी अपने पति को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है।